नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल कहानियाँ में स्वागत है। चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। राजा और चारों रानियों को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस विचार से अवसाद में डूबा रहता कि उत्तराधिकारी के अभाव में उसके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। एक दिन राजा की सभा में एक आदमी आया और उसने बताया कि अमुक स्थान पर एक महात्मा रहता है जो झाड़ फूंक, जादू टोना जानता है और उसके मंत्रों के प्रभाव से कई बांझ स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु उसने सोचा कि उस महात्मा से मिल लेने में कोई हानि भी तो नहीं है। यह विचार करके राजा अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर महात्मा से मिलने चल पड़ा। सघन वन के मध्य महात्मा की झोपड़ी थी। राजा ने महात्मा के पास पहुंचकर उसे अपनी समस्या बताई। राजन, आपकी चारों रानियां संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं है, किंतु आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र शूरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। महात्मा ने कहा, किंतु मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं। राजा ने कहा, आपको अभी लौटते समय वन में एक अनाथ चंद्रिका नाम की युवती मिलेगी। आप उससे विवाह करिएगा। वही युवती आपकी रानी बनकर आपको उत्तराधिकारी प्रदान करेगी। महात्मा ने कहा। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। रास्ते में उसे किसी युवती के रोने का स्वर सुनाई दिया। पता करो कि ये कौन रो रही है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाही ढूंढ खोज में लग गए। उन्हें एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। तुम कौन हो? यहाँ घने वन में क्यों रो रही हो? राजा ने उस युवती से पूछा। मैं एक अनाथ हूँ। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, किंतु आज उन लोगों ने मुझे यहाँ वन में लाकर छोड़ दिया। अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर वह युवती फिर से रोने लगी। क्या तुम चंद्रिका हो? राजा ने युवती से पूछा। जी हाँ, किंतु आपने ये कैसे जाना? युवती को आश्चर्य हुआ। तुम इतनी सुंदर हो। इतनी सुंदर तो कोई चंद्रिका ही हो सकती है। तुम घबराओ नहीं। यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा ने उस युवती से कहा। राजा समझ गया था कि ये वही युवती है जिसके बारे में ओझा ने बताया था। युवती को भला क्या आपत्ति होती? हर युवती रानी बनना चाहती है। उस युवती ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। राजा युवती को लेकर अपने महल लौट आया। उसी दिन उसने चंद्रिका से विवाह कर लिया और उसे अपनी 5वीं रानी बना लिया। वह युवती रानी कहलाने लगी। चंद्रिका के आने से शेष चारों रानियों को अच्छा नहीं लगा। वे चंद्रिका से चिढ़ने लगी। जब रानियों को पता चला कि चंद्रिका गर्भवती है तो वे चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि यदि चंद्रिका ने संतान को जन्म दिया तो उन सब की अपेक्षा चंद्रिका का महत्व बढ़ जाएगा। जबकि राजा को चंद्रिका के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह फूला नहीं समाया। उसे लगा कि महात्मा का कथन सत्य हो रहा है। उसे अब अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा। चारों रानियों ने तय किया कि चंद्रिका की संतान को जीवित ही नहीं रहने देंगी और इस बात की भनक राजा को भी नहीं लगने देंगी कि चंद्रिका ने संतान को जन्म दिया है। षड्यंत्र रचकर चारों रानियां चंद्रिका की देखभाल का नाटक करने लगी। संतान के जन्म का समय आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची। महाराज, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब इस राज्य को भावी राजा मिलेगा। ऐसे शुभ अवसर पर आपको महल से बाहर जाकर दीन दुखियों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। पहली रानी ने कहा, तुम ठीक कहती हो। राजा को अपनी पहली रानी की बात उचित लगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने महल से बाहर चला गया। चारों रानियां यही तो चाहती थीं कि चंद्रिका जब संतान को जन्म दे उस समय राजा महल में न रहे। राजा के जाने के बाद दूसरी रानी चंद्रिका के पास पहुंची। बहन, हम चाहती हैं कि तुम्हारी संतान को जन्म लेते समय कोई कष्ट न हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ जाओ। इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ रहेगी। दूसरी रानी ने चंद्रिका से कहा। चंद्रिका थी भोली, और फिर भला कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपनी संतान का भला न चाहेगी। चंद्रिका ने दूसरी रानी की बात मान ली और धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ गई। जैसे ही चंद्रिका बैठी वैसे ही उसकी कोख में हलचल हुई और संतान का जन्म हो गया। तीसरी रानी पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने चंद्रिका की संतान को, जो कि एक सुंदर पुत्र था,
उठाकर चौथी रानी को सौंप दिया और पुत्र के स्थान पर एक गोल पत्थर रख दिया। चौथी रानी ने चंद्रिका के पुत्र को अपनी दासी को दिया कि वह उसे ले जाकर वन में भूमि में दबा आए। दासी के जाते ही चारों रानियों ने चंद्रिका का सिर धान के कोठे से निकाला और विलाप करने लगी कि चंद्रिका ने तो पुत्र को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। तत्काल राजा को बुलवा लिया। राजा ने पुत्र के स्थान पर पत्थर देखा तो वह आग बबूला हो उठा। उसे लगा कि महात्मा ने उसे मूर्ख बनाया और किसी डायन या चुड़ैल को उसके साथ बांध दिया है, अन्यथा कभी कोई स्त्री किसी पत्थर को जन्म कैसे दे सकती है। राजा ने चंद्रिका को महल से निकाल दिया और वापस वन में भेज दिया। चंद्रिका के पास पुत्र के पैदा होने का कोई साक्ष्य नहीं था तो वह क्या कर सकती थी। उसने भी राजा की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दुखी मन से वन में चली गई। इसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें प्रजा को यह नहीं बताना चाहिए कि उसने एक पत्थर को जन्म दिया था, अन्यथा प्रजा के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें यह घोषित कर देना चाहिए कि चंद्रिका बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बचा। लेकिन हम चंद्रिका के शव के बदले किसका अंतिम संस्कार करेंगे? राजा ने पूछा। चंद्रिका के शव के बदले मैं अपनी दासी का शव रख दूंगी, चौथी रानी ने कहा। चारों रानियां षड्यंत्र में सहायता देने वाली उस दासी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहती थीं, ताकि वास्तविक बात किसी को कभी भी पता न चल सके। चारों रानियों ने ऐसा ही किया। चंद्रिका के शव के बदले दासी का शव रख दिया और धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार करा दिया। उधर जब दासी चंद्रिका के पुत्र को भूमि में दबा रही थी तो उसका यह कृत्य एक शेरनी ने देख लिया था। दासी के जाने के बाद शेरनी ने भूमि से चंद्रिका के पुत्र को निकाला और अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। लो, मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा भाई लाई हूँ, शेरनी ने अपने शावकों से कहा। शेरनी के 4 शावक थे। चारों अपने छोटे भाई के रूप में राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शेरनी भी अपने शावकों के साथ राजकुमार का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे राजकुमार और शावक बड़े हो गए। राजकुमार एक सुंदर युवक बन गया और शावक बलशाली शेरों के रूप में विकसित हो गए। एक दिन राजकुमार ने अपनी शेरनी माँ से कहा कि मुझे एक धनुष बाण दिला दो, जिससे मैं पूरे परिवार के लिए शिकार किया करूँगा। शेरनी राजकुमार के लिए धनुष बाण बनवाने लोहार के पास पहुँची। लोहार ने एक बहुत बड़ा और भारी भरकम धनुष बाण बना दिया। शेरनी ने धनुष बाण राजकुमार को दे दिया। उस दिन से राजकुमार अपने पूरे परिवार के लिए शिकार करने लगा। एक दिन राजा का एक सिपाही भटकता हुआ वन में आ पहुंचा। उसने राजकुमार को धनुष बाण से शिकार करते देखा। इतना बड़ा धनुष बाण उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने विचार किया कि यदि यह धनुष बाण मैं अपने राजा को भेंट करूं, तो वह मुझे बहुत सारा इनाम देगा। इस लोभ में पड़कर सिपाही ने राजकुमार का पीछा किया। शिकार करते करते जब राजकुमार थककर सुस्ताने बैठ गया और उसे झपकी लग गई, तो सिपाही ने चुपके से उसका धनुष बाण अपनी पीठ पर लादा और भाग खड़ा हुआ। जब राजकुमार की आंख खुली तो उसे अपना धनुष बाण नहीं दिखा। उसने बहुत ढूंढा किंतु उसे नहीं मिला। वह दुखी मन से अपनी गुफा में लौट आया। उधर सिपाही ने धनुष बाण ले जाकर राजा को भेंट किया। जब धनुष बाण इतना बड़ा और भारी है तो इसे चलाने वाला भी बहुत बड़ा होगा। राजा ने सिपाही से पूछा। नहीं महाराज, वह तो एक सुकोमल युवक था। सिपाही के मुख से असली बात निकल गई। यह सुनकर राजा को सिपाही पर बहुत क्रोध आया कि वह उसे चोरी का सामान भेंट कर रहा है। साथ ही उसे यह जिज्ञासा हुई कि वह युवक कौन है, देखने में कैसा है, जिसका यह धनुष बाण है। राजा ने विचार किया कि यह धनुष बाण उस युवक को वापस कर देना चाहिए और जब वह युवक इसे लेने आएगा तो उसे वे देख भी लेंगे। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक धनुष बाण उसे मिला है, जिसका भी हो वह आकर उसे ले जाए, किंतु असली मालिक की पहचान के लिए उसे चलाकर दिखाना होगा। यह समाचार पक्षियों के द्वारा शेरनी के पास पहुंचा। चारों शेरों ने भी सुना। वे अपने छोटे भाई का धनुष बाण वापस लाने को उद्यत हो उठे, किंतु शेरनी ने उन्हें समझाया कि उनका मनुष्यों के बीच जाना उचित नहीं है, राजकुमार को ही जाना होगा। इसके बाद राजकुमार राजा से मिलने अकेले चल पड़ा। राजा के महल के पास पहुंचकर उसे प्यास लगाई। राजकुमार महल के पास स्थित पोखर में पानी पीने को रुका। जिस समय वह पानी पी रहा था, उसी समय महल की अटारी से
राजा की चारों रानियों ने झांक कर नीचे देखा। उन्हें राजकुमार दिखाई दे गया। चारों रानियों को राजकुमार की वेशभूषा बड़ी विचित्र लगी। वे राजकुमार का उपहास करने लगी। देखो देखो, हमारे महल के पास ये कैसा पशु आया है। एक रानी ने राजकुमार का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, मुझे तो यह पशु बड़ा विचित्र दिखाई पड़ता है। दूसरी रानी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, इसे तो राजा से कहकर किसी पिंजरे में बंद करवा देना चाहिए। तीसरी रानी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इसे तो वापस जंगल में भगा देना चाहिए। चौथी रानी खिलखिलाती हुई बोली। रानियों के ताने सुनकर राजकुमार ने अपना सिर उठाकर रानियों की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं पशु की तरह भले ही दिख रहा हूँ, किंतु उन रानियों से तो अच्छा हूँ जिन्होंने अपनी पांचवी रानी की संतान को पत्थर का बता दिया था। इतना कहकर राजकुमार महल के द्वार की ओर बढ़ गया, किंतु उसकी यह बात सुनकर चारों रानियों सन्न रह गई। हमने तो यह बात सबसे छिपाई थी, राजा जी ने भी किसी को नहीं बताया। हमने अपनी उस दासी को भी मरवा दिया था जो यह भेद जानती थी। फिर इस युवक को कैसे यह भेद मालूम है? पहली रानी चिंतित होकर बोली, हाँ, ये तो बड़े संकट का विषय है। हमें इस युवक की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। दूसरी रानी ने कहा। इसके बाद चारों रानियों ने अपनी विश्वस्त दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद दासी ने आकर रानियों बताया कि वह युवक धनुष बाण चलाने आया है। रानियों ने यह सुना तो उन्होंने योजना बनाई कि वह युवक चाहे धनुष बाण चला पाए या न चला पाए, किंतु इस परीक्षा के बाद उसे मरवा देना होगा ताकि रानियों का भेद वह किसी और को न बता सके। राजकुमार को मरवाने के लिए रानियों ने 2 सिपाही उस स्थान पर भेज दिए जहां राजकुमार को धनुष बाण की परीक्षा देनी थी। उन्हें निर्देश दे दिया कि जैसे ही राजकुमार बाण चलाकर धनुष नीचे टिकाए, वैसे ही वे दोनों उसे मार डाले। रानियां राजकुमार को अपने सामने मरता हुआ देखने के उद्देश्य से परीक्षा स्थल पर जा पहुंची। युवक, धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह धनुष बाण तुम्हारा है। हम तुम्हें तुम्हारा धनुष बाण ही नहीं देंगे, अपितु ढेर सारा इनाम भी देंगे। राजा ने राजकुमार से कहा, महाराज, यह धनुष बाण मेरा ही है। मैं अभी इसे चलाकर यह बात सिद्ध कर दूंगा, किंतु मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं है। यदि आप मुझे इनाम के रूप में कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे न्याय दीजिएगा। राजकुमार ने कहा, न्याय? ये कैसा इनाम मांग रहे हो युवक? राजा ने चकित होकर कहा, पहले आप मेरा धनुष बाण चलाना देख लें, फिर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा। राजकुमार ने कहा और धनुष पर बाण चढ़ाकर तिनचा खींचकर बाण चला दिया। बाण गर्जन ध्वनि करता हुआ आकाश की ओर उठा और फिर बादलों को भेदता हुआ वापस आकर उन दोनों सिपाहियों के सिरों को भेदता हुआ निकल गया जो बैगा राजकुमार को मारने वाले थे। यह दृश्य देखकर चारों रानियां डर गईं, जबकि राजा राजकुमार का कौशल देखकर अभिभूत हो उठा। मांगो युवक, जो भी मांगना चाहते हो वह मांगो। राजा ने राजकुमार से कहा, महाराज, मुझे अपनी माँ के लिए न्याय चाहिए। राजकुमार ने कहा, न्याय अवश्य मिलेगा युवक। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं स्वयं उस माता का सम्मान करना चाहूँगा जिसने तुम जैसी वीर संतान को जन्म दिया। राजा ने कहा, महाराज, यही तो न्याय और अन्याय की बात है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, किंतु आपकी चारों रानियों ने आपसे यह कह दिया कि मेरी माँ ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजकुमार ने कहा, क्या? राजा ने चकित होकर रानियों की ओर देखा। रानियां समझ गईं कि अब उनका भेद छिपा नहीं रह सकता है। उसी समय शेरनी अपने शेर पुत्रों के साथ वहां आ गई और उन्होंने रानियों को घेर लिया। भय से थर-थर कांपती रानियों ने राजा के सामने सच्चाई उगल दी। राजा ने अपनी चारों रानियों की करतूत के बारे में सुना तो वह अवाक रह गया। इन चारों रानियों के सिर मुंडाकर इन्हें हमारे राज्य से बाहर निकाल दो। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों ने रानियों को बंदी बना लिया और उनके सिर मोड़कर उन्हें राज्य से बाहर कराए। इसके बाद राजा ने अपनी 5वीं रानी अर्थात राजकुमार की मां की खोज में सिपाही दौड़ा दिए। दूसरे दिन 5वीं रानी एक घने जंगल में मिल गई, जहां वह झोपड़ी बनाकर रह रही थी। पुत्र, मैंने अपनी रानियों के बहकावे में आकर तुम्हारी मां के साथ घोर अन्याय किया। एक अन्यायी राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा ने राजकुमार को अपनी राज सिंहासन सौंपते हुए कहा। इस प्रकार राजकुमार राजा बन गया। एक दिन राजा ने नए राजा से पूछा कि यह सच्चाई उसे कैसे पता चली थी। इस पर नए राजा ने बताया कि यह बात उसे उसकी शेरनी माँ ने बताई थी, किंतु यह भी समझाया था कि उचित समय आने पर ही मैं इस बात को प्रकट करूं जिससे आपको विश्वास हो सके। यह सुनकर राजा बहुत
प्रसन्न हुआ। उसने शेरनी और उसके पुत्रों को धन्यवाद दिया। नए राजा ने भी अपनी शेरनी माँ और शेर भाइयों की सुरक्षा के लिए उस जंगल में शिकार करने की मनाही करा दी जहाँ वे लोग रहते थे। इसके बाद राजा न्याय पूर्वक राज्य करने लगा। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे।